हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। और आज बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में। सो इट्स बीन ए लॉन्ग डे। एज यू नो, हमारे ये अभी कोरोना की स्थिति के कोविड के वजह से बहुत सिचुएशन ख़राब है। और मैं रेगुलरली आपको मैं यूट्यूब में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना पसंद करता हूँ और ब्लैक बोर्ड मेरे कॉलेज में है। मेरा कोई पर्सनल ब्लैक बोर्ड नहीं है। आई हैव टू ट्रैवल टू कॉलेज आफ्टर क्लास, देन आई रिकॉर्ड सम वीडियोस ऑन रिलेटेड टू केमिस्ट्री मैं ऑन दैट ब्लैक बोर्ड। पर अभी मैं तो कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, आपको पता है लॉकडाउन है अभी। तो मैं आपको इस महीने मतलब जितने तक लॉकडाउन है, तो मैं आपको इसके ज़रिए आपको मोबाइल के ज़रिए आपको पढ़ाऊंगा, जो कि एक रिकॉर्डिंग ऐप है। तो आप जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट डिफरेंस ये होगा कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड में कुछ महीने के लिए आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ओके। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये सभी को पढ़ाया नहीं जाता है। मीन्स इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बिकॉज कभी नेशन की सिक्योरिटी और कभी मतलब डिफेंस में ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मीन्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स। सो ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। पर आजकल ये टॉपिक बहुत डिमांड में है, क्योंकि ये सभी जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, राइट। सो अब हम पता है तो हमें चलिए हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि एक एटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो होता है एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, राइट। So there are many electrons, but I am showing only as an explanation very little electrons here. और हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूट्रल चार्ज का होता है। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सॉरी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड कर देंगे। सिर्फ हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, न्यूक्लियस किससे बना होता है, उसमें कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में हम न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन को हम एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। तो हमें पता है कि एक एटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना होता है। हमें पता है कि एक एटम इन चीज़ों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर हमें पता है हमें ये भी पता है कि एक न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। देयर प्रोटॉन मेनी न्यूट्रॉन यहाँ पे, ओके। पर ये जो प्रोटॉन होते हैं, जो इसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। पर ये सब जो प्रोटॉन होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो ये पता चला कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं, जो कि हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स, राइट। सो क्वार्क्स जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क, राइट। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क का होता है उसका वैल्यू होता है 2/3, और डाउन क्वार्क का वैल्यू होता है -1/3। और अप क्वार्क को हम सिंबल देते हैं U, और डाउन क्वार्क का सिंबल होता है D। उप्स, D, सॉरी। ओके। सो वी नो दैट क्वार्क्स जो होते हैं वो जो होते हैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क से बने होते हैं। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। एक होता है अप क्वार्क का वैल्यू होता है 2/3 और डाउन क्वार्क का वैल्यू होता है -1/3, राइट। सो ये होता है, हमने पता चला कि क्वार्क के बारे में हम पढ़े। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं तो वो कितने क्वार्क के बने होते हैं, मीन्स हम कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने क्वार्क के बने होते हैं, राइट। तो चलिए हम जानते हैं। मैं एक अलग कलर का यूज़ करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम देखिए प्रोटॉन जो होता है पी, वो दो अपक्वार्क का बना होता है, यू प्लस यू, that is two up quarks. It is composed of two up quarks and one down quark. डाउन क्वार्क। और जो न्यूट्रॉन होता है वो दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। ओके, तो प्रोटॉन जो होता है एक अप क्वार्क और एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का बना होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है एक डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क का बना होता है। तो हमें पता है कि अप क्वार्क का जो सिंबल होता है, अप क्वार्क का सिंबल होता है, हमने सिंबल दिया था 2/3। सॉरी, यहाँ पे हम एक नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अपक्वार का जो सिंबल होता है हमें पता है 2/3, और एक अपक्वार का होता है 2/3, और एक डाउन क्वार का सिंबल होता है -1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा +1। हमें हमें पता था कि प्रोटॉन एक अप क्वार का बना होता है और एक अप क्वार का बना होता है और एक डाउन क्वार का बना होता है। तो ये जो अप क्वार का वैल्यू है ये +2/3, ये +2/3 और ये -1/3, और उसका जो हम सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि +1 चार्ज। सो मीन्स दैट ए प्रोटॉन इज composed ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू +1। तो हमें ये पता चलता है कि प्रोटॉन जो होता है दो अप क्वार का बना होता है और एक डाउन क्वार का बना होता है। तो इसे हमें पता चल गया कि ए प्रोटॉन इज composed ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। सो हम चलिए हम न्यूट्रॉन को देखते हैं कि न्यूट्रॉन कितने क्वार्क्स का बना होता है। तो हमें पता क्या था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो दो डाउन क्वार्क का होता है और एक अप क्वार्क का होता है, राइट। तो डाउन क्वार्क का जो वैल्यू होता है हमें पता है कि वो होता है -1/3। ओके, और एक डाउन क्वार्क का बना होता है तो -1/3 +2/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब आ जाएगा -2/3 +2/3, दिस विल गेट कैंसल और आ जाएगा 0। तो इससे हमें पता चला कि न्यूट्रॉन इज composed ऑफ नो चार्ज, मीन्स इट इज चार्जलेस, सो इज इक्वल टू 0। तो हमें ये पता चला कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो क्वार्क का बना होता है। तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होते हैं जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स। तो हमें यह इससे हमें पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मिनट एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, मीन्स एक न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक रूल है। ओके, इसे याद कर लेगा। ये याद तो किया कीजिएगा, मतलब ये समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन के सॉरी प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड। ओके, इसका सिंबल जो होता है जेड, राइट। तो ये होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम चलिए हम शुरू करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है जानते हैं। मास नंबर
मास नंबर का डेफिनेशन ये है कि मतलब एक न्यूक्लियस कितने नंबर का प्रोटॉन और कितने नंबर का न्यूट्रॉन का बना होता है। मीन्स एक न्यूक्लियस कितने प्रोटॉन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है और कितने न्यूट्रॉन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है एक न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मास नंबर। सो मास नंबर उसे हम बोलते हैं। सो जनरली हम मास नंबर को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए। ओके। जनरली हम एक न्यूक्लियस को, अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक न्यूक्लियस को, जो एटॉमिक नंबर होता है हम यहाँ पे रखते हैं सबस्क्रिप्ट में जेड, और मास नंबर को हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, राइट। और मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके। सो उसके बाद हमें पता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मास नंबर है, अगर हम मास को ए माइनस जेड, इट इज इक्वल टू न्यूक्लियर नंबर, or we can say the number of neutron. Sorry, it is the number of neutron. Okay, it is the number of neutrons, right? So हम ये अगर a माइनस जेड कर लेंगे तो हमें आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो आपको ये पता चल गया होगा मास नंबर क्या होता है। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक, जो ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस सिंबल से, जो कि एटॉमिक नंबर को हम सबस्क्रिप्ट में रखते हैं और मास नंबर को हम सुपरस्क्रिप्ट में रखते हैं। जब जब हम ए माइनस जेड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये रूल को आप याद कीजिएगा। चलिए और एक हम शुरू करते हैं, एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। तो हमें उसके बाद हम चलेंगे न्यूक्लियर साइज। तो हमें पता करना है कि एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, मीन्स व्हाट इज द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज, राइट। ये देखा गया है एक न्यूक्लियस जो होता है वो एक थोड़ा स्फेरिकल का होता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट स्फेरिकल, बट इन हाइपोथेटिकली उसे हम स्फेरिकल मान लेते हैं, राइट। तो हमें पता है कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है जितना भी हम वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाएंगे, मीन्स एज वी इंक्रीज द वॉल्यूम, तो उसका मास नंबर भी ज़्यादा होता है। मीन्स अगर हम वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा कि उसका मास नंबर भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, राइट। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ओके, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R is directly proportional to a to the power 1/3। ओके, दिस 4/3 और पाई, जब हम देख रहे हैं 4/3 और पाई जो है यहाँ पे, these are, means we can say these are constant, means these are constant, this value is constant, but the changing value is r/3। so this r is directly proportional to the value of a to the power 1/3, right। so we can write this equation as r is equal to r0, r0 is means a proportionality constant, and a to the power 1/3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। हम जब कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो न्यूक्लियर साइज को हमें पता चला कि एक न्यूक्लियस जो होता है एक वॉल्यूम के बराबर होता है। मीन्स इट इज़ द वॉल्यूम, इट इज़ द वॉल्यूम लाइक ए स्फीयर, मीन्स इट हैज़ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। सो हमें पता है कि वॉल्यूम, जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए, मीन्स मास नंबर। जितना हम मास बढ़ाएंगे ऑब्वियसली एक एक ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। यहाँ पे 4/3 पाई जो है ये जो कांस्टेंट है ये चेंज नहीं हो रहा है। द ओनली चेंजिंग फैक्टर इज r/3, r to the power
3. So R is directly proportional to A to the power 1 by 3. So हम यहाँ पे लिख लेंगे R is equal to R0 A to the power 1 by 3. So R0 here is a proportionality constant. Okay. So I hope that you have understood what are nuclear size and how to find the nuclear size. Then we will try to find the nuclear density, means what is the density of a nucleus. तो हमने तो पता चल गया कि न्यूक्लियर साइज क्या होता है, पर हम कैसे पता चले न्यूक्लियर डेंसिटी. हमें थोड़ा सा ये पेन यूज कर लेता हूँ. ओके, हमें पता है डेंसिटी, सॉरी उप्स, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, ये हम पता है. अगर हम न्यूक्लियस का मास पता कर लें, अगर हम न्यूक्लियस का मास पता कर लें और वॉल्यूम पता कर लें तो हमें डेंसिटी ज़रूर मिल जाएगा, राइट. और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सिंबल डेल्टा. ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू मास, सॉरी दिस इज रो सिंबल, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, तो हमें एक चाहिए मास और वॉल्यूम. अगर हम मास और वॉल्यूम मिल जाएगा तो हम न्यूक्लियस का डेंसिटी को हम पता कर सकते हैं, राइट. तो हम चलिए हम न्यूक्लियस की डेंसिटी को पता करते हैं कैसे मिलता है. फर्स्ट हम पता करते हैं वॉल्यूम क्या होगा, राइट. तो वॉल्यूम चलिए पता करते हैं. V इज फॉर वॉल्यूम. हमें पता है कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. ओके, 4/3 पाई R क्यूब. हमने प्रीवियस जो स्लाइड में देखे थे, दैट इज यहाँ पे R इज इक्वल टू R0 A to the power 1/3. ओके, तो हम R की जगह में ये वैल्यू, ये R की जगह में ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, दैट इज R0 A to the power 1/3. चलिए वहाँ पे हम पुट कर लेते हैं. 4/3 पाई R का वैल्यू होता है R0 A to the power 1/3, सॉरी 1/3 to the power 3, राइट. तो हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4/3 पाई R0 क्यूब A. ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम मिल गया. तो हमें अब इसके बाद चाहिए मास. सो मास ऑफ ए न्यूक्लियस. हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियॉन्स के बने होते हैं. न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम इकट्ठा उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं. मीन्स अगर हम प्रोटॉन को न्यूक्लियस कह सकते हैं, हम न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कह सकते हैं. मीन्स आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. मतलब आपको अगर बोले कि देयर आर 12 न्यूक्लियंस, मीन्स इट इज composed ऑफ प्रोटॉन एंड एज वेल एज न्यूट्रॉन, बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 12, राइट. सो हमें पता है कि एक जो न्यूक्लियस का मास अगर होगा तो किससे बना होगा, न्यूक्लियन से बना होगा. जितना न्यूक्लियंस उसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो उसका मास उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो मास ऑफ ए न्यूक्लियस, दैट इज मास अगर हम पता करें तो लेट से हम मैं कैपिटल एम रख लेता हूँ. अगर एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम है, एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम है, तो ए न्यूक्लियन का मास कितना होगा. मीन्स इफ देयर आर ए न्यूक्लियंस, मीन्स मान लीजिए आपके पास 15 न्यूक्लियन है, तो एक न्यूक्लियन का मास एम है, तो 15 न्यूक्लियन का मास कितना होगा, 15 एम. सो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिए, राइट. तो हमें मिल गया क्या, वॉल्यूम मिल गया, ये वॉल्यूम मिल गया और मास मिल गया. ठीक है, तो हम चलिए हम निकालते हैं इसका डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी. और एक हम स्लाइड यूज़ कर लेते हैं. सो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास, दैट इज हमने पता किया था, मास इज इक्वल टू एम ए वाई वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 4/3 पाई R0 क्यूब A, राइट.
सो यहाँ पे ए जो है ये कैंसिल हो गया और हमारा जो आंसर आता है वो है 3m, 3 रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला गया, और डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 क्यूब. Okay, this is the formula of density. So this is very important equation, and you have to remember this, right? If there is any numerical or any derivation, you will use it. So this is the formula of the density. तो आज का लेसन इतना था. तो हम पता किए कि क्वार्क्स क्या होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है. उसके बाद हमने पता किया कि न्यूक्लियर साइज क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है. तो अब और एक बार हम एक रिव्यू कर लेते हैं सभी स्लाइड्स के ऊपर. मैंने बताया था प्रोटॉन जो होते हैं वो 2 अप क्वार्क के बने होते हैं, एक डाउन क्वार्क के बने होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है 2 डाउन क्वार्क का बना होता है और एक 2 डाउन क्वार्क का बना होता है और एक अप क्वार्क का बना होता है, राइट. तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन का अगर हम प्रोटॉन अगर हम जो प्रोटॉन होता है, सॉरी, प्रोटॉन जो होता है अगर ये 2 अप क्वार्क का बना होता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 अप क्वार्क मीन्स +2/3 and down quark means -1/3. So we will get a +1 value, means proton is composed of plus positive charge. और एक हमने पता किया था न्यूट्रॉन जो होता है वो 2 डाउन क्वार्क का बना होता है और एक अप क्वार्क का बना होता है. तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि एक यहाँ पे -1/3, एक -1/3 और एक 2/3 अप क्वार्क. तो उसका वैल्यू आया हमारा 0, मीन्स इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ नो चार्ज, दैट इज देर इज़ नो चार्ज एट ऑल. उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर जो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको सिंबल हम कहते हैं जेड. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अगर आप जेड सिंबल जहाँ पे देखेंगे मीन्स आपको पता कर लेना है कि वो एक एटॉमिक नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो राइट. सो उसके बाद हमने पढ़ा कि मास नंबर क्या होता है. मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर न्यूक्लियस को हम सिंबलाइज करते हैं, दैट इज एक्स जेड ए. यहाँ पे जेड जो होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है वो मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हम ए माइनस जेड को फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा. तो उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियर साइज को हमने हाइपोथेटिकली एज्यूम किया था कि न्यूक्लियस जो है वो एक स्फीयर के बराबर होता है, और हमें पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है, क्योंकि जितना हम मास बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो ओनली चेंजिंग फैक्टर इज आर टू द पावर 3. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, और ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया आर इज इक्वल टू R0 ए टू द पावर 1/3. तो उसके बाद हमने न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, न्यूक्लियर साइज के बाद हम न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़े. न्यूक्लियर डेंसिटी में हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. हमने वॉल्यूम का यूज़ करके दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब यूज़ किया. फिर आर का वैल्यू हमने पिछले वाले स्लाइड से यहाँ पे पुट किया, तो हमें वॉल्यूम मिल गया. तो अब उसके बाद हमने मास का भी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, दैट इज m इज इक्वल टू एम ए, मीन्स इफ each nucleon has a mass of A, then if each nucleon has a mass of m, then n nucleons will have a mass of ma. सो उसके बाद हमने वो डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला में पुट किए, तो हमारा डेंसिटी आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 3m इज डिवाइडेड बाई 4πr0 क्यूब. सो आज के लिए इतना है. तो हम नेक्स्ट क्लास में हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री को जानने के लिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है. और आपको फर्दर मैं एडवांस टॉपिक भी पढ़ाऊँगा, जो न्यूक्लियर फिजन और डीके काइनेटिक्स के बारे में इन द फर्दर टॉपिक. सो आज के लिए इतना है. आपको ये अगर ये लेसन बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपको अगर अच्छा लगा तो आप यंगर सब सिबलिंग्स को आप शेयर कीजिए ये वीडियोस. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.